Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video lecture is related to Directive Principle of State Policy, and we are doing previous year question which was asked in June 2023 of UGC NET. स्टूडेंट्स, अगर हम इस लिस्ट को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो सबको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। देन ये जो 3 पॉइंट्स है बेटा, डीपीएसपी को आर्टिकल वाइज एग्ज़ाम, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम बहुत फोकस करती है, तो हमें आर्टिकल वाइज डीपीएसपी याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। बेटा ये फ्री लीगल एड वाले से केस रिलेटेड है, एमएच हास्कोट केस। ये जो फ्री लीगल एड है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, दैट इज आर्टिकल 39A। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। बेटा ये जो पॉइंट है ये गांधीयन प्रिंसिपल के थ्रू आया है, एंड ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू ऐड किया गया था, एंड दिस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 43B। देन वी विल टॉक अबाउट लिविंग वेजेस। बेटा लिविंग वेजेस मीन्स डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बेटा ये लिविंग वेजेस है, लाइवलीहुड वाला पॉइंट नहीं है, लाइवलीहुड वाला 39 के अंडर आएगा। सो लिविंग वेजेस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 43। सो स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिक पॉइंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंडर प्रोवाइडेड है, एंड फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है पार्ट 3 के अंडर। ये सबको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। ये 37 में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 37 में। ये एनफोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, ताकि एक रोड मैप मिल सके गवर्नमेंट को कि हमें किस किस तरह की पॉलिसी लानी है और हमें हमारे इंडिया को किस तरह से देखना है। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इतना इम्पॉर्टेंट है। पर अगर गवर्नेंस के थ्रू इसको परमानेंटली हम लोग फॉलो नहीं कर पाए, गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाई, तो दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स। सो आर्टिकल 36 प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जैसे कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में प्रोवाइडेड है, वही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 ऑफ स्टेट की बात करती है। नाउ 36 हो गया, 37 हमने बता दिया, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। ओके, नाउ 38 किस बारे में बात करता है? बेटा याद कर लो, ये बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल की। आर्टिकल 38 प्रोवाइड करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल की। ये कीवर्ड याद रख लेना, यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कीवर्ड याद कर लो, वेलफेयर ऑफ पीपल। सो 39 में वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड है। अब इस लिस्ट में भी पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो आपको ये लिस्ट भी बाय हार्ट लर्न करनी है। सो 39 में आर्टिकल 39 का क्लॉज ए प्रोवाइड करता है मैन वुमेन को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पैसे कमाने का इक्वल राइट होना चाहिए। बी बात करता है जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि एक कॉमन गुड को प्रमोट कर सके। ए हो गया, बी हो गया, दिमाग में रखते जाओ, याद करते जाओ। देन सी प्रोवाइड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। डी बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन। डी बात करता है कि मैन, विमेन और चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन भी इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए इस तरह से काम न करने लग जाएं कि उनकी टेंडर एज अफेक्ट हो। ऐसा ना हो कि उनकी टेंडर एज अफेक्ट हो इसलिए वो अपने पैसे की
ज़रूरत के कारण वो काम करने लग जाएं जो कि उनकी बॉडी को ही नहीं सूट करता है। देन ये एफ आया था, ये एफ पॉइंट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये बताता है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्रीली डेवलप होने का टाइम मिले, वो इस तरह से डेवलप हो कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो एक हेल्थी इन्वायरमेंट में डेवलप हो। ओके 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, हमने ये किया था अभी मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में किया था। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, MH Hascourt case, landmark case is related to it and this was added to 42nd Amendment Act। ये important points याद रख लो, ये बहुत ज़रूरी है। 42nd Amendment Act मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसके थ्रू ऐड हुआ था। ओके 40 आर्टिकल 40 बात करता है पंचायत की। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन, पॉइंट कीवर्ड्स याद कर लो। एंड 42 बात करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस की और मैटरनिटी रिलीफ। ऐसे नहीं अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, ऐसा नहीं, ताकि उनकी हेल्थ अफेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 42 याद रखने हैं। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस की बात करता है, वो इस तरह की बात करता है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्कर्स जी पाएँ, इस तरह की बात करते हैं। और 43A बात करता है मैनेजमेंट, वर्कर्स इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। एंड 43B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रमोशन, ये भी हमने अभी मैच द फॉलोइंग में ऐड किया था। एंड दिस वॉज एडेड थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। देन 44 इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सबको याद होना चाहिए, ये तो बेसिक है, ये सबको याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके नाउ कम्स आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 प्रोवाइड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 years ऑफ एज। 6 years ऑफ एज तक बच्चों को एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, ये 45 बात करता है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न्यूली फॉर्म हुआ था तब एजुकेशन का कॉन्सेप्ट 14 years की एज तक दिया हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, बट 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। 6 to 14 years तक जो एज है उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया गया, जिसके थ्रू आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस हुआ, राइट टू एजुकेशन। ये भी याद रख लो, 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A, 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A एंड राइट टू एजुकेशन। तो उसके बाद जब आर्टिकल 45 में 14 years तक की एज का दे रखा था राइट टू एजुकेशन, अब ये हो गया 6 years तक, अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया। लेकिन अब 6 to 14 years एक फंडामेंटल राइट हो गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का।